बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ तो करेंगे, कुछ खबरें भी डिस्कस करनी है। मौजूदा हालात, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बड़ी, लोग परेशान हैं। खैर, ये चीज़ें तो चलती रहनी हैं। हम हर रोज़ के शो में आपको ये कहते हैं कि आप खुद से अब चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें, खुद से अपने बजट को मेनटेन करना शुरू कर दें। अदरवाइज़, और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम आजकल जो बात हम सुन रहे हैं वो ये है कि जी प्याज की कीमत में इजाफा हो गया। बड़ी सोशल मीडिया पर आपको डिफरेंट मीम्स नज़र आ रही हैं कि पहले प्याज काटते हुए आंखों से आंसू निकलते थे, अब तो ख़रीदते हुए भी आंसू निकल रहे हैं और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। सभी लोग परेशान हैं। आपने खाने में जो कुछ भी बनाना है, प्याज का इस्तेमाल तो लाजमी है। आप गोश्त बना लें, आप सब्ज़ी बना लें, आप दालें बना लें। ऑल्दो मैं खाना इतना बनाती नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे पता है इनको। खैर, आगे बढ़ेंगे। हमने प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं। इसके साथ साथ आज खबरें भी हैं और हमारे मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। 11:05 पर हम बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ लड़कियों को जिन मसाइल का सामना रहता है, पीसीओ, ये एक स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिससे आगे चल के बहुत सारी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके सिम्टम्स, इसका इलाज और आपको परहेज़ क्या करना है, वो हमने आगे चल के आपको शो में बताना है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये यंग लड़कियों के साथ प्रॉब्लम चल रही है। हमने एक सोशली एक इशू ये बना लिया है कि जी इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन जिस तरह बाकी बीमारियां हैं उस तरह ये भी एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। हम चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह 11:05 पर हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगाज़ हमारा आज का पहला सेगमेंट है जी, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा देता है, और वो शख्स के जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अज़ाब से बचाएगा। और तीसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुआफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी को कबूल करता है। ये तीन बातें इस हदीस में बयान हुई हैं। पहली बात क्या है कि ज़ुबान को कंट्रोल करने वाला, वाज़ेह बात है कि जो अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है तो उसके ऐब छुपे रहते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बातें करता है तो वो दर हकीकत ख़ुद ही लोगों के सामने एक्सपोज होता चला जाता है। और इसीलिए गुस्से को काबू करना, कुरान ने कहा वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी गुस्से को काबू में करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई मुआफ़ी मांगो, तौबा करो, मेरी बारगाह में आओ, इस्तिग़फ़ार करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो ये तीन बातें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं, और इन तीन बातों पर हमें अमल भी करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये था आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। तो गुस्से से रिलेटेड बात हो रही थी तो मैंने आमिर भाई से बातचीत करना शुरू कर दी, लेकिन आमिर भाई की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे पहले आयशा ने मुझे कहना है मैंने टॉप स्टोरीज़ क्यों नहीं शामिल की। आ जाते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर है जी, एक दिन में 2 झटके, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया। नए मेगा प्रोजेक्ट अकबर चौक, अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे पर काम तेज। और मार्केट में आटे की भी किल्लत है। वाह, आयशा ने क्या कमाल किया आज जी। पहले महंगाई, फिर मेगा प्रोजेक्ट्स, फिर चीज़ों की किल्लत, फिर लोग परेशान और फिर चोरियां डकैतियां। एक्चुअली आपकी ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही है। आमिर भाई को हम शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक, अल्लाह करम। और गुस्से पे मैंने बात की थी और आमिर भाई ने कहा कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, कम से कम मेरी बीवी से गुस्से पे मेरी लड़ाई नहीं हुई। काम से रिलेटेड छोटा मोटा गुस्सा तो आ ही जाता है, वो चंद सेकंड का गुस्सा है। हाँ। उसी वक्त रफा हो जाता है, उसी वक्त निकल जाता है।
मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ भी यही है कि फौरी तौर पर अगर कोई मामला हुआ है, हम दफ्तर में देखते हैं अक्सर जब बुलेटिन में बहुत ज़्यादा आपको जल्दी होती है, चीज़ें ख़राब हो रही होती है, गुस्सा किया, गिला किया, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे काम वाइंड अप हुआ, बिल्कुल ना खत्म हो जाता है। ऐसी अच्छी चीज़ भी यही है, अपनी लाइफ में भी इसी तरह से करें, ऐसे करना चाहिए। लोगों के बारे में ग्रजेस दिल में ना रखें, हसद दिल में ना रखें, गुस्सा दिल में ना रखें और कीना दिल में ना रखें, तो आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं। आप चाहे नमाज पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते, कुरान पाक पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे इंसानों के साथ अपना हुस्न सलूक देखें तो वो एक ऐसा मीटर है जो आपका उसका गैजेट बताएगा कि आप अल्लाह के घर में कितने मकबूल। बिल्कुल आपने सही कहा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ इन पे गौर करें। गुस्सा हर किसी को आता है, परेशान हर कोई होता है, गिला हर कोई करता है, लेकिन इस चीज़ को जितनी जल्दी ख़त्म करके, दिल साफ करके, पता नहीं ज़िंदगी कितनी देर की है। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पे ज़रूर गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए। जितना अच्छा टाइम किसी के साथ गुजार सकते हैं आप गुजारें। खबरें अच्छी नहीं हैं जी, पहली खबर पे आ जाएं। एक दिन में 2 झटके, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई। हर दूसरे बंदे का इस टाइम मैंने कहा ना, हर जुबान ज़द-ए-आम है प्याज की कीमत और बिजली के बिल भी। सीरियसली बात तो सही है। और अब आप उम्मीदें ना दिलाने बैठ जाना, आप ये ना कहिएगा कि कुछ नहीं होता, बेहतर हो जाएंगे हालात। नाअहल नालायक हुकूमत है। थैंक यू सो मच। अवाम को इसने तंग करके रखा हुआ है और ये हुकूमत अब तक नहीं समझी कि उसको अपनी जेब से पैसे डाल के लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है। अब आप बात समझ नहीं आएगी आपको? समझ गई। ये पेट्रोल का रेट जो है, ये आपकी सब्सिडी आपको नहीं मिल रही, जो कि IMF ने कहा था क्योंकि आपका मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, तो आप सब्सिडीज खत्म करें ऑयल के ऊपर। सबसे बड़ा जो हमारा दरामदी चीज़ है वो ऑयल है, जिससे हम बिजली भी बनाते हैं, जिससे हम गाड़ी भी चलाते हैं और हमारे घर का पहिया भी, बहुत सारे घरों का नहीं, मैं समझता हूँ कि 95% लोगों का पहिया जो है वो इसी पेट्रोल के साथ चलता है, पेट्रोल और डीजल के साथ। हुकूमत कहाँ जाए? मुझे बहुत सारे मुझे गिला ये है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ये बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत ने जी ये पेट्रोल क्यों महंगा कर दिया। हुकूमत ने महंगा नहीं किया है, ये पेट्रोल महंगा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने आलमी मार्केट के साथ जो है उसको रिलेट करना होता है। मुझे आप बताएं, एक बात बताएं, मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है। वो मुल्क जिसका 70% हिस्सा जो है सैलाब में अंदर है, 70%। अब आया सैलाब, उससे पहले भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा और उससे पहले भी सब्जियों की कीमत में इजाफा, उससे पहले भी इजाफा एक जगह पे नहीं हुआ ना। आप चाहे उसको चाहे लोग इसको पसंद करें ना करें, चाहे ये पता नहीं अदारे को भी पसंद आए ना पसंद आए, बात सिर्फ इतनी सी है कि सब्सिडी क्यों दी जाए। क्या आपके पास इतना वाफर पैसा है? क्या आपसे सस्ता पेट्रोल इंडिया में मिल रहा है? चले मुझे इस बात, सऊदी अरब में मिल रहा है, इंग्लैंड में मिल रहा है। ये अभी नईम गिलानी साहब आए हैं वहाँ से, UK 44 के जो हेड है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो कहते वहाँ महंगा हो गया। लोग वहाँ पे चीख रहे हैं इस बात पे, महंगाई के ऊपर। नहीं, अब आप प्याज महंगा हो गया, काफी नहीं आमिर भाई, वहाँ पे लोग नौकरियों के लिए परेशान भी नहीं है, वहाँ पे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेके फिर भी नहीं रहे हैं, वहाँ पर ये भी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? आप पहले इस बात पर चले आ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा कम से कम मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिल जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किस मुल्क ने देना है? चले मुझे ये बताएं, दुनिया भर में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका ने देना है। दुनिया में सबसे ज्यादा होमलेस लोग जो हैं अमेरिका में हैं। अपनी मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिल रहा है या नहीं? मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा होमलेस लोग अमेरिका में। आमिर भाई, लोगों को मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिलता है या नहीं? हम वो लोग हैं जो 30 लाख मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए हैं। हम वो लोग हैं जहां सैलाब भी आता है, कहर भी भाई आपने ये बता दिया, मुझे सिर्फ ये बता दें, मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिलता है या नहीं? सेहत सहूलियात हैं या नहीं? लोग, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, अच्छी सहूलियात सेहत की है या नहीं? मैं जब आपसे कह रहा हूँ वहाँ लोग होमलेस हैं और जॉबलेस हैं, आप कह रहे हैं अच्छा मुआवजा मिलता है। अच्छा मुआवजा उनको, अच्छा मुआवजा मुझे यहाँ मिलता है। नेचुरल है। यहाँ पे बेरोजगारी भी है, रोजगार भी है। लोग यहाँ पे, मैं बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप 2000 रुपए की एक रेडी बनाएं और उस पर 2000 रुपए का फल रखें और दुकान बना के बैठ जाएं? ये सहूलत है कहीं? चले मुझे बताएं। तो कहीं नहीं है, नहीं है ना? पाकिस्तान के अलावा UK में है, बिल्कुल, अमेरिका में, सऊदी अरब में, कहीं पे ये सहूलत मौजूद हो कि आपने एक छोटा बच्चा डाला, 2 साल के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल के फुटपाथ के ऊपर जो लोगों के चलने की जगह पे है, वहां पे बैठ के वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बनता है, ठीक कर रहा होता है, टायर के पंक्चर लगा रहा होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम असल में हम उस तरफ पॉजिटिव तरफ जाते नहीं है। हाँ, जहां पर आपको एहतजाज करना चाहिए था,
वो ये बिजली के बिल हैं जो कि लोगों के लिए इस वक्त सुहाने रूह बने हुए हैं, यानी उस लोगों के लिए मुसीबत का बायस बने हुए हैं। वो बिल्कुल ठीक आप उस बात पे हैं, लेकिन पेट्रोल का रेट, पेट्रोल पे गवर्नमेंट ना एक पैनी कमा रही है ना एक पैनी लगा रही है। जो रेट जिस रेट पे उनको मिल रहा है उसी रेट पे उनको देना वो उनकी मजबूरी है कि इस वक्त वो सब्सिडी नहीं दे सकते। अब मेरे पास अखबार बहुत है, बड़ी इकोनॉमी नहीं है हमारी। मैं आपको अखबार में जो मसाइल मुझे नजर आ रहे हैं, एलपीजी की कीमत में इजाफा, सब्जियों की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत पर इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा। एलपीजी कल 12 रुपए सस्ती हुई, महंगी भी हुई है पिछले दिनों। एलपीजी कल 12 रुपए पिछले दिनों महंगी मुझे भी नहीं हुई। पता, मैं तो ये कल ऊपर नीचे आप करते मेरे हैं। पास जो अखबार आता है ना जी, उसमें कल की खबर होती है, तो कल की खबर ये है कि 12 रुपए एलपीजी सस्ती है। और कल ही हमने शायद आयशा खबर ये डिस्कस की थी कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। हाँ, नहीं कम हो गया। नहीं, कल हुआ था, कल हमने ये खबर दी थी, कल हमारे अखबार में कल हमने ये सुबह। खबर दी थी। मैं फिर बता दूं, हाँ, कल आयशा कह रही 2 दिन पहले की आयशा से खबर को ये 2 दिन पहले की खबर फिर निकाल लेते हैं, हम दोनों निकाल लेते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हो, मैं भी अब आप जर्नलिस्ट हूँ। तसल्ली दिलवा रहे हैं, नहीं, मैं तसल्ली नहीं दिला रहा, करना चाह रहे। परसों ये मुझे खबर बहुत अच्छी थी, तरह याद है, मैंने 2 परसों दिन ये पहले खबर थी। एलपीजी जो एसोसिएशन है उसके सदर जो है इरफान कोकर, उन्होंने कहा था कि एलपीजी कंपनीज ने प्राइस कम की है, लेकिन जो एलपीजी का माफिया है, जो नाजायज़ तौर पर सिलेंडर्स की दुकानें बना के बैठा हुआ है, वो इसको महंगे दामों बेच रहा है सैलाब का नाम लेकर, और ये गलत है। कल बकायदा उन्होंने, फिर परसों ये खबर थी, कल उन्होंने बकायदा 12 रुपये कम करने का नोटिफिकेशन जारी किया, खबर चलाई हमने। अब मुझे ये बताएं, मुझे इस पर बहस नहीं है, मैं कोई हुकूमत का वकील या नहीं बन के बैठा हुआ। मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल पे ना एक पैनी हुकूमत कमाती है, ना एक पैनी लगा रही। पहले होता ये मुझे आपकी बात समझ आ गई, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मैं उस आम आदमी की बात कर रही हूँ जिसने पूरे महीने बिजली के बिल देने हैं, जिसकी तनख्वाह बिल्कुल माइनर सी है, उसने अपने बच्चों की फीसें भी देनी है, उसने घर का राशन भी चलाना है। वो लोग फिर उस मुसीबत पर में हैं, वो लोग मुसीबत में किधर जाएं लोग? उनको लोग क्या मुसीबत लगे में हुकूमत किस तरह से मसले हल कर रही है? उनको क्या लगे कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, उनको क्या लगे इस बात पे, तो उनको ये तो लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर उन लोगों के मुतालिक जो बिल्कुल गुर्बत की सतह से नीचे पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे 200 यूनिट वाले पे ये पेट्रोल का जो असर है, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जिसको बोला जाता है, वो नहीं लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शायद पेट्रोल का भी कोई तरीक़ाकार वज़ा कर लें। लेकिन मुझे एक बात बताएं अना, आप बार बार एक बात कर रही हैं, प्याज 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 हुकूमत ने महंगा किया। आमिर भाई, हुकूमत ने ना पेट्रोल महंगा किया, हुकूमत ने ना प्याज महंगा किया। मैं आपसे कह रहा हूँ प्याज हुकूमत ने महंगा किया। वाइंड अप कर देना अगर आपने ये आप जो मर्जी, आप मुझे वाइंड अप कर दें यहाँ से, मुझे तो कोई चक्कर नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं प्याज किसने महंगा किया है? इसी पब्लिक ने। आज आटा नहीं मिल रहा, आपने खबर पढ़ी थी। तो आमिर भाई कहाँ है इंतजामिया? आटा नहीं मिल रहा, ये बता दें इंतजामिया कहाँ है? छोड़ दो। मुझे परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक मैं बहुत पहले ये तबसरा कर चुका हूँ, ये बुज़दार प्लस है, वो वसीम अकरम प्लस था, ये बुज़दार प्लस आपने है। कहा हुकूमत ने प्याज महंगा नहीं किया। मेरा सवाल आपसे है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो तो इंतजामिया सैलाबी इलाकों में जाने से घबरा रहे हैं, उनका तो उनकी बात छोड़ दो। वो आधा पंजाब इस वक्त डूबा हुआ है, हमारा पूरा जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, और वहाँ जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ा कौम पे एहसान किया कि जी मैं अपना नहीं है, उनका अवाम के पैसे से ख़रीदा हुआ वज़ीर आला के लिए, उसकी चेयर के लिए ख़रीदा हुआ हेलीकॉप्टर जो है वो उन्होंने सैलाब ज़दगान को दिया। या अपना हेलीकॉप्टर क्या होता है कि आपने घर से ला के दिया है। मेरा भी गिला ये सबसे है कि जितने बड़े लीडर्स हैं उन्होंने एक पैनी अभी तक अपनी जेब में से नहीं दी है। अगर दी है तो उसको अनाउंस नहीं किया है। ये भी गलत है, क्योंकि हमें अपने लीडरान से सीखना होता है। मुझे इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान सबसे सीखना है। इनको छोड़ दे, इनकी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। बात करेंगे तो बात निकलेगी। ये बेहिस लोग हैं, इनकी अपनी जिंदगियां बहुत लेविश अंदाज में बहुत सुकून से गुजर रही हैं, इनको महसूस नहीं हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने कहा प्याज हुकूमत ने नहीं महंगा किया, जखीरा अंदोजी कर, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कंट्रोल कौन करेगा? किसने ध्यान रखना है? कहाँ सीएम साहब? मैंने आपको बता दिया कि वो बुज़दार प्लस हैं, उनको बुज़दार प्लस से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, कहाँ गए कमिश्नर आपके? उस्मान यहीं पे थे ना, कैप्टन उस्मान कहाँ गए? इस्लामाबाद ले जाना पड़ा उनको, क्योंकि आप कबूल नहीं कर रहे थे। आप तो चीफ सेक्रेटरी को भी लेके जाना चाह रहे थे, आप चीफ सेक्रेटरी को नहीं ले जा सके क्योंकि वफाक ने इनकार कर दिया। लेकिन आपका बस चला, आपने उस्मान अनवर हटा दिया, आपका बस चला, तमाम एसी चेंज कर दिए, डीसी चेंज कर दिए। जो नए लोग आए हैं उनकी रेपुटेशन क्या है पूरी दुनिया जानती है। और अभी अगर ज़हीरा अंदोज अब नहीं कमाएंगे, वो कहते कब कमाएंगे? आपके अखबार की खबरों की तरतीब ऐसी है। आपने खुद ही कहा कि कहीं डेवलपमेंट है तो कहीं चोरी चकारी का 300% इजाफा हो गया। ऐसे ही है। क्यों?
आपने अफसरान वो लगा दिए, वो गए अफसरान जो अच्छे वाले अफसरान थे, जो काम कर रहे थे, जो नजर आ रहे थे। चीजों की समझबूझ थी कि कहां पर किस समझ बूझ इनको भी है, लेकिन ये मजबूर हैं। अब ये वो उस तरह से कार्रवाई कर नहीं सकते हैं जिस तरह से पहले की जाती थी। ये बहुत बड़ा मसला है एडमिनिस्ट्रेशनली। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास सही नहीं है, उसकी वजह से खराबियां हैं। प्याज महंगा नहीं होना चाहिए था, टमाटर महंगा नहीं होना चाहिए था। चले मुझे टमाटर की तो समझ आती थी कि बदीन का इलाका है, वो टमाटर की फसल के लिए बहुत है। मुझे बताएं आलू प्याज के लिए तो ये हमारा उकारा और ये साहिवाल ये तो सलाह में नहीं डूबे हुए। बिल्कुल ऐसे। फिर आप ऊपर तक चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा तक प्याज की काश्त होती है। हाँ जी बिल्कुल, और वहाँ से आता है प्याज। फिर भी दुकानदारों ने किया क्या, एक तो पुराना प्याज निकालना शुरू किया, जो गला हुआ सड़ा हुआ प्याज है वो निकाल रहे हैं, ताकि वो जो होल्डर्स हैं वो नया प्याज जो साफ़ सुथरा प्याज है उसको वो होल्ड कर लें और अगले आने वाले सीज़न में। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत ने अभी तक भारत से प्याज और टमाटर मंगवाने की इजाज़त क्यों नहीं दी है। बिल्कुल यार, ये आप दुनिया भर से दुनिया भर की चीज़ें मंगवाते हैं, ये आपसे चंद किलोमीटर के फासले पर 15-20 मिनट में इंडिया से प्याज भी आ जाना है और टमाटर भी। मैं देखूंगा जीरा दोस्त कहाँ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जिन्होंने जीरा किया हुआ प्याज। आमिर भाई, आयशा मुझे ब्रेक का कह रही हैं। ब्रेक ले ले, ज्यादा बेहतर। ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लोगों ने कहना है कि ये इंडिया के मिनट है। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर कहेंगे जी नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात फिर पेट्रोल की है। आमिर भाई ने मंतक समझा दी कि इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत नहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही, ना वो कंट्रोल कर रही है। मंतक असल क्या है वो तो समझा दी, लेकिन अवाम यही कहते हैं जिम्मेदार हुकूमत है। मायदा की तरफ चलते हैं। जी मायदा। इस तरह से हर दफ़ा जो है वो हर 15 दिन के बाद देखने में नज़र आता है कि शहरियों पर सोए हुए जो है वो एक महंगाई बम गिरा दिया जाता है। तो रात भी इसी तरह से हुआ है। 2 रुपये इजाफे के साथ शहरियों पर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया है और इस टाइम जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 236 रुपये है। शहरियों में शदीद गमो गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। पेट्रोल पंप पे जब हम आए तो शहरी इस तरह से गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। हमें आपको दिखा भी देती हूँ। मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आता है। शहरियों का कैसे रद्द-ए-अमल देखने में? ये आपके सामने ही है, रश देख लें, लोग घरों से नहीं निकल रहे पेट्रोल की वजह से। तो जो बंदा काम नहीं कर रहा, जिसकी दिहाड़ी बाहर मजदूरी करता है, लगती नहीं है, तो मुझे बताए वो कहाँ से आएगा पेट्रोल डलवा के अपना काम ढूंढेगा। इन्हें चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता हो, कुछ लोग जो मजबूर घर में बैठे हुए हैं वो बाहर निकल के अपना काम ढूंढ सकें। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि पेट्रोल महंगा, वो पेट्रोल के पैसे नहीं उनके पास, तो वो काम क्या ढूंढेगा। हम चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए बेहतरी की जाए। पेट्रोल से सब कुछ चलना है। अब हम निकले हैं, सुबह से निकले हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, ये पेट्रोल डलवाया। जब आते हैं पंप पे तेल महंगा मिलता है हमें, तो इसकी वजह महंगा पेट्रोल होने पे पहले जो कम पैसों में आपका सफ़र तय होता था, अब मज़ीद जो है वो पेट्रोल जब महंगा हो गया तो एक सफ़र अगर आपने थोड़ा सा भी करना है तो कितने रुपए में पड़ जाता है? जब भी हमें एक दिन में अगर हम 1000 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं तो मेरे ख्याल से 600 का हमें तेल डेली का जो 500-600 का तेल लगता है, जिसमें कि कभी जाते हुए रास्ते में गाड़ी ख़राब, और हम घर क्या लेके जाएं? घर कुछ भी नहीं लेके जा सकता जो गरीब बंदा है, तो ना तो रक्शे में सफ़र कर सकता है, मजबूरन अपनी बाइक निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम परेशान होके 2 बंदे 3 बंदे सफ़र करते हैं कि इसे मैनेज किया जाए। आप रिक्शे में सफ़र करना महंगा है, बसों में सफ़र करना महंगा है। लोग बाइक निकालते हैं कि चले 2 से 3 लोग जो है वो सफ़र कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे। आप मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, जब पेट्रोल सस्ता होता है थोड़ी सी शहरियों के चेहरे पे जो है वो खुशी नज़र आती है। आपको लगता नहीं है कि अवाम के ऊपर ये इस तरह महंगाई बम गिराया जा रहा है हर दफ़ा, तो अवाम किस तरह से उनका रिएक्शन है? मैडम जी, ये तो अजीब सी बात है, हमारे मुल्क में ये क़यामत ही आ गई है। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, इनको गरीबों का साहस ही नहीं है, तो लिहाजा अब इससे बड़ी बात आमिर भाई क्या हो सकती है? लोग कह रहे हैं क़यामत ही आ गई है। जो लोग हैं उनकी बात सुननी भी चाहिए, और ये वाकई परेशान लोग हैं। इनको अब ये बात समझाई नहीं जा सकती कि पॉपुलर डिसीजन जो होता है, अगर वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो तो नहीं करना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहे, शहबाज शरीफ साहब और बाकी उनके रुफ़का मुफ्ता इस्माइल, अगर वो पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहे तो आज ही कहें जी पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होगा। पॉपुलर डिसीजन होगा, लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन उससे मुल्क का क्या जाएगा, मुल्क का क्या होगा? जो प्रेशर उस 3 माह का जो इमरान खान साहब ने 10-10 रुपये कम किया था, उसका प्रेशर हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। वो जो मुआहदे करके गए कि वो सब्सिडी नहीं देंगे,
गवर्नमेंट सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है कि पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोगों को समझाने की बात नहीं। वो आपने बात बिल्कुल ठीक की थी, मैं भी उस वक्त गुस्से में था और मैं ये कह रहा था कि लोगों को समझ आना चाहिए। लोग नहीं समझते हैं क्योंकि जिसके साथ पेट लगा है उसे रोटी खानी है, और वो सोचता ये है कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए। वो समझ ये रहा है कि शायद हुकूमत जानबूझकर ये काम कर रही है, पेट्रोल महंगा कर रही है। उसके ख्याल में हुकूमत जो है वो उसको सस्ता कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। तो मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जो आपको सस्ती चीज़ देना चाहेगी, है ना, और नहीं देगी और खुद को गालियाँ पड़वाएगी? कौन सी गवर्नमेंट होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, चलें ये तो आपने मंतक हमें समझा दी कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोल की कीमत हुकूमत नहीं बढ़ा रही है। अब आ जाएं आप, ये जो आटे की किल्लत है, मैं पहले तीसरी खबर की तरफ आ रही हूँ। ये जो सब्जियां ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, आटे की किल्लत, करियाना फरोशों को लाइसेंस ना मिलने से सप्लाई मुतासर। आटा जब बहुत ज्यादा था, जब हमने ये बात बाज़गश्त सुनी कि रिकॉर्ड गंदुम है, तब भी आटे की किल्लत थी, तब भी आटा महंगा था, अब भी ये हालात है। ये कौन है फिर जिम्मेदार? किसको? अवाम को? अवाम किसको कोसे? हुकूमत को। मैं वही कह रहा हूँ, फिर अवाम ने। आप सच्ची बात करती हैं, लेकिन ये अवाम ही है जो ये होल्डिंग करती है। मैं बताऊं, मैं परसों अपने बेगम के साथ रात को शॉपिंग के लिए गया, घर की घरेलू चीज़ें खरीदने के लिए। शॉपिंग से मुराद वो कपड़े नहीं है, शॉपिंग से मुराद थी कि कुछ घरेलू चीज़ें खरीदनी, कुछ हमने सलावत गान के लिए सामान खरीदना था। तो जिस स्टोर पे मैं गया वहाँ लिखा हुआ था कि अगर आप बाकी सामान खरीदेंगे इतने का, तब आपको आटे का तोड़ा मिलेगा। अच्छा, मैंने क्योंकि अब जर्नलिस्टिक जबरदस्त ऑफर सुनते थे कि इस चीज के साथ ये फ्री मिलेगी, अब वो कहते हैं आटे का तोड़ा 15 किलो का तब मिलेगा। अच्छा, क्योंकि हमने वो देना भी था, वो सलावत गान के लिए भी हमने सामान खरीदना था, तो मैंने उससे पूछा इसकी मंतक क्या है? हाँ। उसने कहा जी हुआ ये है कि मिलों को जब पता चला और कि सैलाब आ गया है, उन्होंने आटे की सप्लाई को कम किया। अब उसके बाद मिलों के जो ठेकेदार हैं जो कि सामान की तरसील करते हैं, उन्होंने बहाना ढूंढा कि भाई सैलाब आया हुआ है, तमाम ट्रक्स जो हैं वो उस पर लग गए हैं, लिहाजा इसमें भी जो मार्जिन है वो रखें। लोगों को डोनेशन का भी शौक है और आपकी तरह लोग डोनेशन के लिए भी आटा खरीदते हैं। अब वो भी एक प्रेशर आया कि लोगों को यहाँ से, क्योंकि वहाँ मिले बंद हैं, आपको पता है सिंध में सारी फ्लोर मिले बंद है सैलाब की वजह से, तो यहाँ पंजाब से ही आटा ट्रकों में भर के जा रहा है वहाँ। तो इसलिए ये प्रेशर आया है। इसमें लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि अगर वो मैं समझता हूँ कि अगर वो एकदम से 50 किलो गंदम ख़रीद के रखते हैं, तो इस दफ़ा वो सोचें कि अल्लाह मालिक है, ये गंदम हम निकालें, इसका आटा बनवाएं और सलावत गान को भिजवा दें, कुछ तो प्रेशर कम हो। बिल्कुल। और ये जहाँ पर जो होल्डर्स हैं उनको शायद मरना याद नहीं है, हालांकि अल्लाह मियाँ हमें दिखा रहा है कि कौम नूह कैसे डूबी थी, जो कहते थे कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और पानी नहीं हमारे तक आएगा। पहाड़ों पे क्या हुआ, देखा आपने पानी ने क्या किया, और कैसे कैसी इमारतें और कैसी कैसी बिल्डिंग तिनकों की तरह, वो जो था ना पहाड़ तिनकों की तरह उड़ के जाएंगे। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि हमने भाग दौड़ लगा रखी है, हम इतना कुछ जमा कर रहे हैं, तो ये बच जाने वाले लोगों को, हम जैसे लोगों को जो सेफ है, अल्लाह ताला दिखा रहा है कि ये दौड़, ये जमा पूंजी, ये सब चीजें बचा के रखना 1 मिनट की मार है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जब नमरूद ने आग भड़काई और हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए वो आग भड़क रही थी, तो एक हुदहुद था, परिंदा है छोटा सा, जिसके सर पे ताज अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। बिल्कुल। वो अपनी चूंच में पानी लाता था और उस आग में फेंकता था। तो किसी ने उस परिंदे से पूछा कि ए नन्हे परिंदे, तेरी ये चूंच के पानी का जो ये कतरा है, क्या ये इस आग को बुझाएगा? उसने कहा नहीं, ये जहन्नम की आग को बुझाएगा, क्योंकि जब अल्लाह पूछेगा तो मैं कहूँगा या अल्लाह तेरे नबी को बचाने के लिए मैंने अपनी मकदूर भर कोशिश की थी और इस पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। आप लोग भी सोचें, अगर 5 रुपये आपके पास हैं, 10 रुपये हैं। आज मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी दी है जिसमें बहुत बड़े जागीरदार हैं सिंध के, वो लोगों को दुत्कार रहे हैं और एक बेचारा प्लास्टिक के बर्तन, छोटे छोटे खिलौने बेचने वाला 100 रुपया चंदा बॉक्स के अंदर डाल रहा है। 2 फेसेस है पाकिस्तान में। एक वो लोग हैं जो इस सैलाब से कमाएंगे, इस सैलाब से बताया जाएगा कि जनाब हमने बड़ा ज़बरदस्त स्कूल बनाया था, स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें ये कंप्यूटर से सब सैलाब में बह गया। हमने वो मोटरवेज बना दी थी खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक के लोगों ने आशश कर उठना था, बह गए। हमने ऐसे ऐसे डैम बनाए थे जनाब, बिजली का मसला ही हल हो जाना था, लेकिन सैलाब में बह गए। ये जो कागजाती डैम और सड़कें और पुल हैं, ये अब सारे जस्टिफाई हो जाएंगे इससे एक सैलाब से। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, यहाँ जस्टिफाई हो जाएंगे, क्या अल्लाह के घर में ये जस्टिफाई होंगे?
उस 100 रुपये का वो जो प्लास्टिक की रेडी पे वो बेचारा बेच रहा है, उसका जो 100 रुपया है वो क़यामत के रोज़ इतना भारी होगा कि ये बड़े बड़े जागीरदारों के रात दिन चलने वाले लंगर खाने भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिलाशुबा आपने सही कहा, तो जरूर सोचिए, गौर करें, फिक्र करें, मदद करें सैलाब अफगान की। और सिटी 42 ने तो ये कैंप भी लगाया है, हम लोग भिजवा चुके हैं अपनी टीम में, डॉक्टर समेत, कुक उसमें शामिल हैं, उसमें खाना पकाने वाले, खाना जो तकसीम करने वाले, उनको प्लेट्स देगें सब कुछ भिजवा दिया। अब एक आज और कंसाइनमेंट जा रही है, मुझे खुशी हुई, सुबह में आया तो ट्रक लगा खड़ा था। हाँ, माशाल्लाह सामान भी काफ़ी था। और इसी तरह से इन सैलाब ज़दगान हमारे बहन भाइयों को मजीद आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं पूरे शहर में जब कैंप लगे देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। ये अभी मैं आपको बताऊँ, छोटी सी बात है, लेकिन एक फ्लोर मिल वाले ने 300 आटे के तोड़े भेजे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ ऐसे फ्लोर मिल वाले हैं जो इस वक्त में भी आटा ब्लैक कर रहे हैं, और कहाँ ये बंदा है ये सिर्फ 300 उसने हमें भिजवाए होंगे, तो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने उसने जो थैले या तोड़े जो भी इसको बोला जाता है वो भिजवाए होंगे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम। बिल्कुल, और इंशाल्लाह वो लोग जो कि इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको इसका सिला जरूर मिलेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलिए जी, अब कुछ बेहतर खबर भी शामिल कर लेते हैं। नए मेगा प्रोजेक्ट अकबर चौक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे पर काम तेज। अच्छी खबर है आमिर भाई। कहाँ काम, मैं गुजर के आऊँ, मुझे तो काम तेज़ नज़र नहीं आया। मुझे काम तेज़ नज़र आ रहा था क्रीम ब्लॉक वाले फ्लाईओवर और अंडरपास पे। वहाँ पे वो रिसर्चर्स बैठे होते थे, वो ट्रैफिक को गिन रहे होते थे, वो डाटा बना रहे होते थे, नक्शे बन रहे होते थे। उस जैसा मुझे एक काम अभी तक ये अकबर चौक के फ्लाईओवर पे नज़र नहीं आया है। वहाँ पे भी काम रुक गया। ये गवर्नमेंट ने अभी पैसे जारी करने हैं। ये सिर्फ मेरा ख्याल है LDA ने खबर चलवाई है कि शायद इससे उनको पैसे मिल जाएं, और गवर्नमेंट को ख्याल आए। घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहती है, घंटों। काम तेज कर दिया लिखा है। हाँ, काम कौन सा काम तेज कर दिया है? LDA ने काम तेज कर दिया। ओ, इसको पढ़े तो सही, मैं अब मुझे आने को ये देखे ना, रवां साल मंसूबा शुरू किया जाएगा। हाँ, काम क्या तेज कर दिया? पैसे मांग लिए, पैसे अभी जारी नहीं हुए, किया अभी तब तेज शुरू किया है। ओ, मेरी आनियां जानियां भी तो सुना हुआ ना। वो एक बैल बांध जाता है किसान और बंदर को कहता है इसका ध्यान रखिए। बंदर चोर आते हैं, बैल ले जाते हैं, और बंदर जो है वो कभी एक शाख पर, कभी दूसरी शाख पर, कभी तीसरी शाख पर। किसान कहता मेरा बैल कहाँ गया? कहता चोरी हो गया। और कहता तू क्या कर रहा था? कहता तू मेरी आनियां जानियां नहीं देखी है। आनियां देखो, आनियां जानियां। अच्छा, ये भी लिखा है कि हुकूमत से फौरी फंड जारी करने की अभी इस्तदा सिर्फ की। आगे देखें क्या होता है। और जिस हुकूमत से की है, जो बुजदार प्लस है, उस हुकूमत से की है, उस हुकूमत से ना ही समझे, क्योंकि गुजरात चले के पैसे कहाँ रहे यहाँ पैसे। सही कह रहे हैं। वो ये जो तख्ते, हम तो वो कहते हैं कि हम कैदी तख्त गुजरात दे, हाँ असि तख्ते गुजरात दे कैदी हैं, सीधी गल है। वो सारे का सारा फंड जो है वो PTI के MPAs और MNS को मिलेगा। वो अपने हलकों पे उसको किन ठेकेदारों को देते हैं, कौन सा काम कराते हैं। आधा सब्जाजार टूटा पड़ा है, रोड्स बंद हैं, और कब से बंद हैं? 1 साल से ऊपर होने को आया। सेवरेज नाला वहाँ पे बैठा, रावी ब्लॉक के करीब, इलामा इकबाल टाउन का, वहाँ पे लोग ला के लोगों ने मलबा डाला कि जहाँ से ट्रैफिक गुजर सके, नहीं तो वो रोड बंद थी जो क्रीम ब्लॉक की तरफ जाती है, आज तक बंद है। तो आप उससे, इस हुकूमत से ये तवक्को कर रहे हैं कि ये काम तेज, कौन सा काम तेज कर दिया? आनिया जानी, बस आनिया जानी तेज कर दी, आनिया जानी। और फिर LDA की तरफ से जो जिस तरह से हम देखते ये बेचारे, तो इन्हें गुड फेथ की खबर लगवाई है कि शायद ये क्योंकि सिटी 42 के, डेली सिटी 42 के ये ऊपर लगी है, बस सबसे टॉप पर ये खबर है, सुपर लीड हम इसको बोलते हैं, वहाँ पे लगाई है ताकि शायद खुल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जो सोए होते हैं उनकी आंखें कम खुलती है। इक़्तिदार का नशा ऐसा नशा है जो तमाम दूसरे नशों से भरकर होता है, और इसमें लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हैं, और उनके सोचने और समझने की सलाहियतें बंद हो जाती हैं, और वो देख नहीं पाते हैं कि अवाम किस कर्ब और किस तकलीफ है जिंदगी में। और इस नशे का जो खमियाजा अवाम भुगत रही है, मुझे नहीं समझ आता कि उस पर फिर जवाब जब देना पड़ेगा तो फिर बड़ी बहुत तलखी बर्दाश्त। वो कहते हैं जी उस वक्त हम दे लेंगे, क्योंकि हमने इतनी चैरिटी की थी, हमने चिल्ला काटा था, हम तबलीग पे गए थे, हमने तबलीगियों को ये भी दिया था, हमने फलां मज़ार पे जाके हाज़री दी थी, सर टेका था। ये हम वो जवाब दे देंगे जी मैं तो उसले बाबा फरीद सर टेक रहा सी जो सलाब आया सी, मैं तो जनाब तबलीगी जमात गुफ्तगू फरमा रहा सी, उन्होंने की सहूलत चाहिए ने जिसले सलाब आया सी।
अल्लाह ताला ने ना आपके मज़ार पे सर टेकने को सही बात है, मानना है और ना आपके तबलीगी जमात के लोगों को खाना खिलाने को मानना है। उसने तो ये देखना है कि सैलाब में जो बच्चा डूब गया, जिसकी जान चली गई, उसका कफ़ारा आपकी नेकियां लेकर उनकी नेकियों में, उसके वालिदैन की नेकियों में शामिल किया जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपका दामन खाली है। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं वापस शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, वो जी है जी PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हमारी बहुत सारी यंग लड़कियां इस मसले से दो चार हैं, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि अगर सबके सामने ये बात की तो जी बहुत बुरा समझा जाएगा। कुछ प्रॉब्लम जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, ये भी एक तकलीफ है, एक बीमारी है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, इसको समझा ना जाए, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से बांझपन का शिकार भी हो जाते हैं। सो ये मिथ्स ही हैं कि वाकई इसमें हकीकत भी है। इससे मजीद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग जिन्हें पीरियड्स प्रॉब्लम रहता है, या तो बिल्कुल उनका ये सही तरह से नहीं पूरा टाइम चलता, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सो इससे ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आपकी में क्या रोल होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरी लड़की जो है हम देख रहे हैं कि इसका शिकार होती चली जा रही है। हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिदीबा साहबा मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? ये आपकी मुस्कुराहट यकीन माने मुझे इतनी प्यारी लगती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखे, क्योंकि आप लोग हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं। हम जब कभी आपको इनवाइट करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद रहते हैं। आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत अहम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के देखे, बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम देखी, तो मुझे लगा कि हमें ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। आना, अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें ना, तो पाकिस्तानी ख़वातीन में PCOS के पेशेंट जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। तो 2 लड़कियां अगर बैठी हैं तो उनमें से एक को PCOS होगा, इतना कॉमन है। इसको आप यूँ देखो, और गोरों में या बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं या जो वो हैं ममालिक, उनमें इतना कॉमन नहीं है जितना ये एशियंस में कॉमन है। प्रॉबेबली हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा है। करना क्या है या होता क्या, सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि PCOS है। आप तो बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही हैं, आपको तो लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहली इसकी जो अलामत होती है बच्चियां या खवातीन, वो ये कहती हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, कोई रूटीन नहीं है। यूजुअली ज़्यादा गैप हो जाता है कि 2-3 महीने बाद आते हैं, आ जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद। कुछ सिवियर केसेस में पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमें पीरियड्स ही नहीं आते जब तक हम दवाई ना लें। ये सारे आपको PCOS की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी अलामत, चेहरे पे या बॉडी हेयर का पैटर्न ऐसा हो जाता है जैसे मर्दों का, ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी के नीचे बाल ज़्यादा आने शुरू होते हैं, चेस्ट पे, अपर आर्म्स पे। तो बच्चियाँ फील करती हैं कि हमारे पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत हेयरी हो गए। या ये है कि एक्नी बढ़ जाती है, मर्दाना पैटर्न जो है चीज़ों का वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर PCOS के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सारी उसकी चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। एट टाइम्स वो हेयर फॉल की कंप्लेन भी करती हैं कि हमें लग रहा है कि इसके साथ साथ हमारे बाल भी गिर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि जिसे हम डायग्नोज कर या कंफर्म कर सकते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। उसमें हमें यूजुअली PCO के अंदर ओवरीज जो है ना वो नज़र आती हैं। हम उसको कहते होते हैं एक नेकलेस अपीयरेंस, कि यूँ ओवरी गोल सा एक स्ट्रक्चर है, अंडेदानी जिसको कहते हैं, तो उसके अराउंड छोटे छोटे पर्ल्स समझ लो ऐसे पड़े होते हैं। अच्छा। पेरिफ्री की तरफ। ठीक है। ये बता देता है कि ये ओवी जो ये PCOS है, इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स पड़े हैं। लेकिन एक फॉलिकल जिसको मेच्योर होना चाहिए नेचुरली एक हेल्दी फीमेल के अंदर, क्या होता है जब भी पीरियड्स का साइकिल आता है तो रफ्ती 11वें 12वें 13वें 14वें ये जो मिड साइकिल का टाइम होता है, इसमें इनमें से एक फॉलिकल उभर के ऊपर आता है और वो मेच्योर हो जाता है। इवेंचुअली वो रिलीज करता है, तो उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक अंडा होता है वो रिलीज हो जाता है। जब वो रिलीज होता है और मियाँ बीवी की हेमिस्ट्री होती है, तो स्पर्म उस अंडे तक पहुँचते हैं और हमल हो जाता है। ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या हो रहा है कि एग मेच्योर होके फॉलिकल मेच्योर नहीं हो पा रहा, वो छोटा ही रह रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि पर्ल्स छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें से एक उभर के जो आना चाहिए वो ऊपर नहीं आ रहा, वो मेच्योर नहीं हो रहा। जब वो मेच्योर नहीं हो रहा, एग रिलीज नहीं हो रहा। जब एग रिलीज नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? और
क्योंकि वो एग रिलीज नहीं हो रहा और इसी रिलीज की वजह से जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड्स नहीं आते 9 महीने। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और ये एग रिलीज हो गया है और वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ एग, तो कुदरती तौर पे कुछ दिनों बाद पीरियड्स में आ जाना है। लेकिन जब एग रिलीज ही नहीं हुआ PCOS की पेशेंट के अंदर, ना प्रेगनेंसी होती है ना पीरियड्स आते हैं, तो ये वो साइकिल में वो स्टक हो जाते हैं। सही। और ये मैं यूजली सिवियर केसेस का बता रही हूँ। जनरली PCOS के पेशेंट्स जिनके अंदर माइल्ड होता है उनको पता भी नहीं चलता, पीरियड्स अपने रूटीन के हिसाब से आ रहे हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी बेशियां की कुछ बच्चियां फील करती हैं, वजन बढ़ना शुरू हो गया, बिल्कुल बिला वजह, पहले नहीं था। वही जैसे मैंने कहा कि हेयर ग्रोथ बढ़ गई है लेकिन पीरियड्स रेगुलर हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, नंबर 1 के पीरियड्स की रेगुलरिटी, नंबर 2 स्कैन में हम देख लेते हैं, और नंबर 3 कि टेस्टोस्टेरोन हाई होने के जो पैटर्न है, इन तीनों में से कोई भी 2 अगर हों तो हम उस पेशेंट को PCOS का कह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप बेस्ट एज कौन सी कहती हैं कि पीरियड्स के लिए बहुत बेस्ट एज है, और इरेगुलर हमें क्या पता चलेगा? कुछ लोग कहते हैं 3 से 4 दिन उनका साइकिल है, उसके बाद कुछ लोगों को 7-8 दिन होता है। हाँ। सो बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, कब आपको लगता है जी आप बिल्कुल नॉर्मल है? हाँ, असल में जो पीरियड्स का पैटर्न है नेचुरली भी बड़ा वेरी करता है। जैसे आप कह रहे हो कि कुछ पेशेंट्स के अंदर 3 दिन नॉर्मल है, कुछ के अंदर 7 दिन नॉर्मल है, ऐसे। ठीक है, कि कुछ का साइकिल जो पीरियड्स रिपीट होते हैं वो एग्जैक्ट 28 डेज का होता है, हाँ। कुछ का 32 का होता है, ऐसे। ठीक है ना। तो ये तो नेचुरल वेरिएशंस हैं। ठीक है। आप समझ लो कि साइकिल डे लेट्स से 26 से लेके 32 तक यूजली हम नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन अब इसके बियॉन्ड होगा, लेट्स से वही जो मैं कह रही थी कि वक्फा बहुत बढ़ जाएगा, अगर 2 महीने गुजर गए पीरियड्स नहीं आ रहे, हाँ ये फिर है कि हम कहते हैं कि इसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहा है, या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड 10 दिन से ऊपर जा रहे हैं या बहुत हैवी हैं। तो मैं हैवी कहती हूँ तो उसका मतलब, अब ये भी हैवी की जो टर्म है ये हमें डॉक्टरी में समझाई जाती थी जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, कि ये क्योंकि पेशेंट आपको बता रहे हैं, हैवीनेस आप खुद नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये आपने पेशेंट का वर्ड लेना है। अब हर किसी की हैवी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। ठीक है। किसी का हो सकता है कि अगर लेट्स से डे में 1 पैड भी यूजर है उसके लिए हो सकता है बहुत हैवी है। किसी की रूटीन है कि दिन में 4-5 हो रहे हैं, वो उसको भी हैवी नहीं लेती कि उसको पता है कि ये मेरे रूटीन है। सो हैवी एग्जैक्टली क्या है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार इसको भी देखना कि पेशेंट किसको हैवी कह रहा है या किसको लाइट कह रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके फिर हम हिस्ट्री डिटेल लेते हैं, फिर एग्जामिनेशंस करते हैं, कुछ स्कैन्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, तो और हम इवेंचुअली अपनी डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्योंकि ये बहुत कॉमन है, तो अगर हमें लग रहा हो, यूजली एक बच्ची अगर मूव इन करती है, हम डॉक्टर्स अमूमन आपस में भी ये बात करते हैं कि लड़की जब कमरे में एंटर हो रही होती है तो हमें देख के पता चल जाता है कि PCOS होगा इसको। अच्छा। यूजली ये बच्चियाँ, यूजली नॉट ऑलवेज बट यूजली थोड़ा सा हैवी वेट होता है बच्चियों का। ठीक है। उसके बाद वही बात, थोड़े से हेयरी होते हैं, आपको थोड़ा सा चिन के नीचे हेयर वगैरह नजर आ जाते हैं, और जब आप थोड़ी सी हिस्ट्री डिग इन करते हो तो पीरियड की रेगुलरिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। इवेंचुअली जब हम स्कैन करते हैं तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि PCOS है। क्योंकि ये कॉमन है तो ज़्यादातर बच्चियों में जो पीरियड्स की एबनॉर्मैलिटीज़ हैं वो इवेंचुअली देखा इसी की वजह से जाती है। सही। डॉक्टर साहबा ये जेनेटिक भी होता है? बिल्कुल जेनेटिक ही होता है। अगर आप हिस्ट्री लो तो वो अमूमन कहती हैं कि हाँ जी मेरी माँ को भी था, अच्छा, फुफियों को भी था, लेट्स से, या उधर से खालाओं को था, तो कहीं ना कहीं से वो जेनेटिक लिंक उसका आ रहा होता है। सही सही। अब आ जाइए इलाज की तरफ, क्या इसका इलाज मौजूद है? क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, पेनलेस होता है, कुछ लड़कियां कहती हैं हमें तो पता भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है, सो इसकी क्या मेडिसिन मौजूद हैं जो आप बर वक्त शुरू कराते हैं? बेस्ट जो PCOS का इलाज है ना, मैं पेशेंट्स को भी एम्फोसिस देने के लिए ये बात बताती हूँ कि इवन हमारी किताबों में पहले 3 स्टेप्स, स्टेप वाइज इलाज लिखा हुआ है इसका, जो पहले 3 स्टेप्स दे आर द सेम, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, सही, सेकंड इज एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, थर्ड इज एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। 3 जो है ना वो आप देख लो स्टेप एक ही है, सिर्फ एम्फोसिस देने के लिए। चौथे नंबर पे दवाइयों का जिक्र है। अच्छा, मेरी एक पेशेंट से भी मुलाकात हुई, उनका ये कहना था कि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ, अब वेट उनका बहुत कम है, शी इज जस्ट लाइक 45 और 47, सो वेट वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, सो उसने ये कहा कि मुझे मेडिसिन भी कोई नहीं दी गई, तो वो हिकमत के इलाज की तरफ कहीं। अच्छा देखो, होता पता क्या है कि वही जैसे मैंने कहा कि हमें ये लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों को चाहिए, एक तो ये सबसे बड़ी मिथ है। अच्छा पॉइंट आपने सबसे बड़ी मिथ है। हाँ। किसको वर्जिश की क्या जरूरत है, ये तो पहली सुखी सी है। हाँ, लेट्स से हाँ। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हमने करनी है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है, जिसको गौरव ने एक टर्म दे दी है कार्डियो। ठीक है। कार्डियो का मतलब ये है कि हार्ट बीट तेज होना।
जब हार्ट बीट तेज होती है तो ब्लड जोर जोर से पंप होता है। Exactly. जब वो जोर से पंप होता है तो वो हर ऑर्गन तक उस तरह पहुंचता है जैसे उसका हक है, जैसे पहुंचना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज नहीं करें हमारा ब्लड भी ऐसे ऐसे स्लोली सर्कुलेट कर रहा है, वो उस तरह न्यूट्रिशन पहुंचा ही नहीं पा रहा अंदर वाले डीप ऑर्गन्स को जिस तरह उसको पहुंचानी चाहिए। सो बेसिकली एक्सरसाइज हमने करनी है कि हमारे ऑर्गन्स अपना ऑप्टिमल वर्क परफॉर्मेंस करें। सो चाहे आप पतले हो या आप मोटे हो, आज अगर कोई देख रहा है तो ये एक असूल बना ले कि वजन से एक्सरसाइज का लिंक नहीं है। एक्सरसाइज का लिंक है हमारे ऑर्गन्स को हेल्प आउट करना, बिल्कुल, कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें, इंक्लूडिंग ओवरीज। तो अगर ओवरीज को ब्लड सप्लाई अच्छा पहुंचता है वो अपने आप को खुद ही हील करना शुरू कर देती है, जो भी मसले मसाले। यूट्रस को ब्लड सप्लाई अच्छा पहुंचना शुरू होता है वो अपने आप को हील करना शुरू होता है। फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। जो लोग कंसेप्शन चाह रहे हैं उनका फर्टिलिटी रेट, दोनों का, मर्दों और औरतों का फर्टिलिटी रेट बूस्ट होता है एक्सरसाइज से। सो आप पतले हो तब भी एक्सरसाइज करनी है, सही, ठीक है ना, और आप मोटे हो तब तो करनी ही करनी है। चलिए जी, ये तो आप अपने दिमाग से चीजें निकाल दें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको बच्चियों की डाइट का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिकन का इस्तेमाल अगर आप करा रहे हैं तो दिस इज़ द रीज़न। सो आपको अपनी बच्चियों की डाइट कैसे रखनी है, किस एज ग्रुप में आपको अब देखना है कि बच्चियों के साथ ये अगर प्रॉब्लम है, या शादी से पहले कुछ लोग फौरी चले जाते हैं, पहले इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते रहते हैं, क्या रिकमेंड करना चाहेंगी डाइट के हवाले से, और अगर ऐसा कुछ है तो पहले डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है? आना, सबसे पहले जो डाइट का आपने कहा, वो जो मैंने कहा था पहला हमारा जो पहले 3 स्टेप्स है वो थे इससे रिलेटेड। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखो, असल में पता हम सबको है कि हमारे लिए बुरा क्या है, लेकिन आजकल हो ये गया है कि बच्चे बच्चियाँ भी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में जंक के इतने शौकीन हो गए हैं कि एट टाइम्स माँ बाप की भी नहीं सुनते। सो जंक इज़ वेरी बैड फॉर दैट। ऑल प्रोसेस्ड फूड्स, मैदे, और हर चीज़ में मैदा है जिसको हम वाइट फ्लावर कहते हैं। आप देखो शवरमा, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, नान, एवरीथिंग इज वाइट फ्लावर, ब्रेड्स, बिस्किट्स। ये बच्चियों दोनों को बंद करें सबसे पहले तो। ये पीसीओएस को बहुत ट्रिगर करता है। ठीक है। सेकंड इज कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी बच्चे बहुत पीना शुरू हो गए हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे तो टैंग ले रहे हैं, टैंग नहीं ले रहे तो रूह अफ़ज़ा ले रहे हैं, रूह अफ़ज़ा नहीं ले रहे तो वो डब्बे वाले जूसेस ले रहे हैं, विच इज़ ऑल प्रोसेस्ड एंड शुगर्स, पैक्ड विद शुगर्स। ये बच्चों ने बंद करना है। तीसरी चीज़ पे आ जाए कि बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया है फल सब्जियां खाना। नेचुरल चीज़ें, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो विटामिन्स हैं, कैन डू वंडर्स फॉर पेशेंट्स विद पीसीओएस। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये भी मैंने नोट किया है कि बच्चियां आजकल जो है वो मटन और बीफ से भी भाग रही हैं। आपके वाली बात, अगर प्रोटीन ले रही हैं तो वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ चिकन है। चिकन इज़ नॉट बैड। अगर मुतवाज़न ग़िज़ा हो, वंस अ वीक चिकन आपको कुछ नहीं कह रहा। जो चिकन नुकसानदेह वो ये कि रोज चिकन बन रहा है। हाँ, क्योंकि बच्चे कुछ और खा ही नहीं रहे। ना बच्चे सब्जियां खा रहे हैं, ना बच्चे मटन खा रहे हैं, ना बच्चे बीफ की तरफ आ रहे हैं, फिश से बू आती है उन्हें। सो आप क्या दो एज पेरेंट्स, एट टाइम्स फिर आप गिव इन करके कहते हो अच्छा यार ठीक है रोज आप चिकन ही खा लो बस। हाँ, तो ये गलत है। ये एटीट्यूड पेरेंट्स का भी गलत है और बच्चों का भी गलत है। जो बच्चियां अगर देख रही हैं, जो यंग हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि सब कुछ लेंगे तो उनकी बॉडी सेटल रहेगी। एक टर्म जो है मुतवाज़न ग़िज़ा, जिसको आप बैलेंस डाइट इंग्लिश में कहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सही। मिक्स एंड मैच ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह आपने दाल खाई है तो शाम को आप चिकन ले लो। बिल्कुल। आपने अगले दिन अगर दिन में कोई सब्जी ली है, रात में आप चलो मटन ले लो, डजंट मैटर, लेकिन आप मिक्स एंड मैच करो। हाँ, वैरायटी होनी चाहिए, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। मैंने इन सब ये जानना है कि अगर बर वक्त इलाज नहीं होता तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे चल के हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बांझपन का वो शिकार हुए, क्या यही बड़ी वजह है, या इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। अपडेट आप तक पहुंचाई डॉक्टर अरीबा हमारे साथ मौजूद है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर बर वक्त इलाज ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आना, सबसे पहले जैसे आपने एक जिक्र किया था कि बांझपन भी एट टाइम्स देखा जा सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर एग्स रिलीज नहीं हो रहे तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो अगर पेशेंट्स फील करते हैं शादी के कुछ अरसे बाद कि लेट्स से कि 6-7 महीने देख लें और उनको फील होता है कि इन 6-7 महीनों में भी हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए और वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे, और अगर वो बहुत ईगर हैं, टेक्निकली तो कहा जाता है कि अगर पेशेंट्स यंग हैं, दोनों मियाँ बीवी, तो 1 साल देख लेना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर
आइडिया है कि लेट्स से कि शायद ये PCOS हो सकता है क्योंकि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं या ऐसा कोई मसला है, तो फिर जल्दी आने में भी कोई मसला नहीं है। डॉक्टर के पास आइए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मुझे ऐसा मसला हो रहा है डॉक्टर, ताकि इसको टाइमली देख लें। एंड एट टाइम्स जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ डाइट और हल्की फुल्की कोई वाइटामिन वगैरह या सप्लीमेंट्स दे के PCOS को काबू किया जा सकता है और उसी से एग्स मैच्योर भी होना शुरू हो जाते हैं और उसी से बच्चियां प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। एट टाइम्स हमें को बहुत मेजर स्टेप्स नहीं लेने पड़ते हैं अनलेस के PCOS कुछ पेशेंट्स में बहुत सिवियर होता है कि हमने हल्की फुल्की दवाइयाँ भी ट्राई कर ली, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं एंडो को मैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए जो पीरियड्स के साथ दी जाती हैं, वो भी ट्राई कर ली, फिर भी एग्स मैच्योर नहीं हुए। कुछ इंजेक्शंस कभी कभार एट टाइम्स ऐड किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एग्स को मैच्योर होने में हेल्प कर सकती हैं। अगर ये सब ट्राई कर लिया उसके बावजूद किसी के एग्स मैच्योर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम थोड़ा सा सिवियर है। उनको फिर ज़रा लग के इलाज करना पड़ता है एट टाइम्स, और बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस में एक छोटी सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कभी कभार करनी पड़ जाती है। ओवरीज को आप समझ लो कि थोड़ा सा हिला जुला के थोड़ा सा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फॉलिकल्स होते हैं उनको रप्चर कर दिया जाता है, थोड़ी सी जगह बना दी जाती है अंडों के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस में, हर केस में हर PCOS के मरीज़ को इस पे जाना नहीं पड़ता। बहुत रेयर जिनमें आप समझ लो कि अगर मैंने कहा था कि 50% प्लस ख़वातीन में ये मसला है, तो शायद 1 to 2% इतने सिवियर होते हैं तो उनको हमें इस हद तक ले जाना पड़ता है। बाकी सारे थोड़ी बहुत डाइट का ख्याल करके, थोड़ा बहुत वजन का ख्याल करके, कुछ मेडिकेशंस की मदद से अगर फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं। इसके अलावा भी क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ देखो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम उन डिजीज़ को कहते हैं जो एक डिजीज़ नहीं होती या एक मसला नहीं होता, जिसमें मल्टीपल मसले साथ होते हैं। तो इसके अंदर बड़ी मेजर चीज़ है कि एबनॉर्मल हार्मोन्स हो जाते हैं, हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटीज़, जिसके अंदर सबसे ऊपर इंसुलिन की रेगुलरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से शुगर या डायबिटीज़ होने का खर्चा होता है। अच्छा। तो ये वाले पेशेंट्स, जैसे मैंने शुरू में एक डाइट कही थी कि वो होनी चाहिए जो एक शुगर के मरीज़ की होती है, ठीक है। तो हम पहले ही पेशेंट को गाइड तो कर देते हैं, लेकिन उनको फिर भी थ्रू आउट लाइफ इसको मेंटेन करना पड़ता है और ऑन एंड ऑफ अपनी शुगर चेक भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स एट रिस्क होते हैं ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। दूसरा ये कि अगर कुछ ऐसी खवातीन है जिनके पीरियड्स बहुत अरसा आते ही नहीं है, और यूजली लेट्स से कि अगर बच्चे वगैरह हो जाएं, फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो जनरली खवातीन इतना बॉदर भी नहीं करती हैं, कहती हैं ठीक है नहीं आ रहे पीरियड्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी वजह से खुदा न खास्ता उनकी यूट्रस बहुत बल्की हो जाते हैं, खुदा न खास्ता एट टाइम्स कैंसर बन सकता है आगे जाके, नॉट अभी लेकिन लेटर इन लाइफ। अगर इसको बहुत इग्नोर करेंगे और पीरियड साल हर साल नहीं आ रहे, हालांकि यंग खातून है, तो उनको इसको देखना चाहिए। बेशक 4-5 महीने बाद एक पीरियड लाने की दवाई। डॉक्टर साहब कोई एज भी आप बताएंगे कि इस एज तक अगर है तो चलें, परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आपकी एज इतनी नहीं है तो फिर आपको तो डॉक्टर के पास जाना है। आपको जाते रहना चाहिए, मेरा ख्याल है। वैसे भी एक कल्चर होना चाहिए कि हम अपनी वेलबींग और अपना चेकअप करवाते रहे डॉक्टर से। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, वेस्ट में ये चीज़ प्रमोट होती है कि आपने अगर आप बिल्कुल ठीक भी हो तो आप एक अपनी वेलबींग के लिए साल में एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को जाके विजिट करो। अपने कुछ जो भी आपकी साथ हुआ है पूरे साल में, जो भी आपने हल्के फुल्के सिम्टम्स हुए हैं जिनको आपने इग्नोर किया है, अपने डिस्कस करो ताकि आपको गाइड करें। अगर आप हेल्दी हो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लेट्स से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आते नहीं हैं तो आपको चले जाना है डॉक्टर के पास और एक मशवरा कर लेना चाहिए कि इसको मैं कैसे लेके चलूँ। अमूमन डॉक्टर्स गाइड कर देते हैं कि लेट्स से कि ये दवाई है पीरियड्स लाने की, आप हर 4-5 महीने बाद एक दफ़ा इसका साइकिल कर लिया करें, ताकि एक दफ़ा आपकी ब्लीडिंग हो जाए और यूट्रस सेटल डाउन हो जाए, एबनॉर्मली बल्कि ना हो, एबनॉर्मली बड़ा ना हो जाए। तो ये है इसकी रीज़न। यानी आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब मैसेज क्या देखने वालों को देना चाहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में जो आपने एक बात की थी, बांझपन एक बड़ा सीरियस मसला है। उस बच्ची के लिए जो इसलिए उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक है, एक ससुराल का प्रेशर है, एक मियाँ की दूसरी शादी का प्रेशर है जो कि अनफॉर्चुनेटली उसके सर पे होता है। तो इन लॉज और मियाँ को मैं ये समझाना चाहूँगी कि अगर बच्चियों की पीरियड्स की रेगुलरिटी है तो उसको ताने मत दीजिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है खुदा न खास्ता जिससे उसके बच्चे हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने गाइड किया कि ये तो बहुत कॉमन मसला है। 50 से ज़्यादा खवातीन, 50% से ज़्यादा खवातीन को ये इशू है पाकिस्तान में। तो अगर हर बच्ची को हम ये ताना देना शुरू कर देंगे तो उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही ये हल नहीं है, ताने हल नहीं है। आप उसको डॉक्टर पे लाइए, वो अगर दवाइयों की मदद से भी अगर फॉलिकल्स बन जाते हैं, सो दैट्स ऑल वी नीड फॉर प्रेगनेंसी। बिल्कुल ये है मैसेज कि सिर्फ पीरियड्स का ना होना तानों का बाइस नहीं बनना चाहिए या उस बच्ची के लिए स्ट्रेस का बाइस नहीं बनना चाहिए। इसका इलाज मौजूद है, आप आइए और अगर फॉलिकल्स बन जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो बच्चे बच्चियों दोनों के लिए मैसेज है कि ईजी रहिए
और बस कोशिश करते रहिए। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। एक्चुअली वो जो परेशानी और वो जो सर पे आपके एक वो चीज़ होती है ना कि इन लॉस का आपके ऊपर वो होगा, वो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। सो आप लोग ज़रूर टाइमली डॉक्टर के पास जाएं ताकि इस मसले का हल निकल सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल मैट्रिक का रिजल्ट आया और माशाल्लाह से हमने कल भी पोजीशन होल्डर्स के नाम आपके साथ शेयर किए थे, अनाउंस किए थे। और मैट्रिक की पोजीशन होल्डर सबा साकिब, जिन्होंने 1095 नंबर हासिल किए, पहली पोजीशन अपने नाम की। और तमाम उनकी फैमिली के लिए तो प्राउड मोमेंट है ही, ये तमाम लड़कियों के लिए भी है, मोटिवेशन होते हैं ऐसे लोग। सो सबा इस वक्त सिटी एट 10 के स्टूडियो में मौजूद है, हमारी मेहमान है, उनको अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त नंबर आपने हासिल किए हैं। कैसे किए नंबर इतने हासिल? दिन रात पढ़ा है? उतना पढ़ा है जितना पढ़ने के बाद इतने नंबर आ सकते थे। यानी ये कि मेरा पढ़ने का ये मेथड है कि मैं जब मेरा काम मुकम्मल होगा मैं तब बस करूँ, उसके लिए रात को भी पढ़ना पड़े, सो दैट डजंट मैटर फॉर मी, आई हैव टू स्टडी वेल। सही। सो मुझे अपना स्कूल भी बताएं कौन सा है और क्या एकेडमी भी जाती है? आई एम फ्रॉम यूनिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड आई एम फ्रॉम यूनिक अकेडमी एज वेल, एंड द अकेडमी इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड दे हैव टॉट मी वेरी वेल। अच्छा, रोल किसका है कामयाबी के पीछे? टीचर्स का, पेरेंट्स का, किसको आप कहेंगी कि मेरी कामयाबी की वजह ये है? डेफिनेटली जब एक इंसान कामयाब होता है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मेरे पीछे भी मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनकी दुआएं भी हैं, मेरी नानी वो भी मेरे लिए बहुत दुआ करती है, एंड डेफिनेटली मेरे टीचर्स जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, बिकॉज स्टडी विदाउट कॉन्सेप्ट्स इज नथिंग। बिल्कुल। सो दे हैव क्लियर्ड माय कॉन्सेप्ट्स एंड दे हैव मेड माय बेस सो दैट आई एम हियर टुडे। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब पेपर दे रही थी तब ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी और टॉप करेंगी आप? डेफिनेटली नॉट। एट द टाइम आई डिडंट हैव द आइडिया आई वुड बी सिटिंग हियर टुडे एंड आई टॉकिंग टू यू, सो इट्स डेफिनेटली काइंड लाइक आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और उसमें आपने कितने नंबर लिए? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है और उसमें मेरे पूरे नंबर 60 आउट ऑफ 60। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सबसे बुरा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? सबसे बुरा मैथ था, जिससे अब छूट गई जान। हाँ, सही। अब से सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने देखा कोविड की वजह से भी बच्चे बड़े परेशान रहे और उस पे जो रिजल्ट आए वो भी हमारे सामने थे। सो कहीं ना कहीं उस वाले टाइम में प्रॉब्लम हुई अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने में? नहीं, तब भी ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी टीचर्स जैसा टीच करते थे वो बेहतरीन था। मतलब उनकी गाइडेंस तब भी उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन क्योंकि इंटरनेट वगैरह सारा इश्यूज बिल्कुल सेट था और अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ था अकेडमी वालों ने, और गवर्नमेंट का भी अच्छा सेटअप। यानी उस दौरान भी आप पढ़ाई अपनी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? कितने बहन भाई हो? मेरा एक बड़ा भाई है, ही इज़ डूइंग MBDS राइट नाउ। अच्छा, ग्रेट। और बहन आप एक ही हो? यस। सही। इंस्पिरेशन कौन है? किससे देख के कि इतनी मेहनत मैंने करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, किसको देखती हैं? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है, बिकॉज शी हैज़ वर्क वेरी हार्ड इन हर लाइफ फॉर मी सो दैट आई कैन बी हियर वेयर आई एम टुडे। कितना सपोर्ट करती हैं मदर? मदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरी मम्मा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा प्रेशर, नहीं कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपने करना है। उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। चॉइस पे आपकी एंड दैट चॉइस वाज एवरीथिंग फॉर मी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं ना, वो लोगों को लगता है घर का कोई काम नहीं करते हैं और सिर्फ उनको पढ़ाई से लेना देना होता है। घर के कामों में भी कुछ इंटरेस्ट है? क्योंकि आप तो अकेली बहन है। मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा केस एक्सेप्शनल है क्योंकि मेरी मदर मुझे काम करने नहीं देती घर में। तो वो खुद सारा कुछ मैनेज करती हैं और मुझे कहते हैं कि तुम बस टोटली पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। सही। क्लास में आप ब्राइट स्टूडेंट हैं कि आपसे भी अच्छे स्टूडेंट थे? नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ने वाली हैं, अल्लाह का शुक्र है। बट अगर आप मेरे टीचर से पूछेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आई विल बी ब्राइट। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्लास में कभी आपसे ज़्यादा भी नंबर्स किसी ने लिए? बहुत मर्तबा। जब हमारा टेस्ट सेशन होता है तो उसमें मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके नंबर कभी मुझसे ज़्यादा आते हैं, कभी मेरे उनसे ज़्यादा आते हैं। बट लेकिन जब उनके मुझसे ज़्यादा आते हैं तो मैं देखती हूँ मेरे कौन से वीक पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहाँ नंबर ज़्यादा लिए और मैंने कहाँ कम लिए, उनको मैं ओवरकम करती हूँ। फैमिली में किसी और ने भी मैट्रिक के पेपर दिए थे?
जी मेरी कज़न है दाइमा आमिर, उन्होंने मैट्रिक के पेपर दिया, उनके 1010 मार्क्स आए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए तो प्राउड मोमेंट होता है, सब रिश्तेदार भी फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे होंगे, टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। सो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरी फीलिंग इस वक्त यही है कि मैं प्राउड हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स प्राउड हैं, बिकॉज माई एम वॉज टू मेक देम प्राउड, सो इफ़ दे आर प्राउड सो आई फील रियली गुड इनसाइड। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? मैंने मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़नी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला स्पेशलाइजेशन करूँगी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पेपर आपका अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत बेहतर होना चाहिए, पेपर आपका मुंह से ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखा? जी बिल्कुल ख्याल रखा, तभी अच्छे नंबर आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपका पेपर अच्छा होगा ना तो एक इंसान पढ़ने वाला रुक कर देखेगा कि बच्चे ने लिखा क्या हुआ है, और जब वो देखेगा तो जो आपने अंदर अच्छी बातें पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हाईलाइट होते हैं। तो फिर मैसेज क्या देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो कि मैट्रिक के पेपर 9th में हैं, आगे उन्होंने मैट्रिक के पेपर देने हैं? कुछ टिप्स कामयाबी के आप उन्हें देना चाहें? कामयाबी की टिप्स ये हैं कि पहले दिन से कोशिश करें और अंत तक कोशिश करें। अगर आपको रातों को जागना पड़ता है तो ये ना सोचें कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये सोचें कि एंड में कोई फ्रूट मिलेगा आपको, डेफिनेटली यू विल बेयर फ्रूट फॉर योर एफर्ट्स। और अगर आपके नंबर नहीं आ रहे या अगर आपकी पोजीशन नहीं आ रही डेफिनेटली, तो इस पे डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। पोजीशन डजंट मैटर, इट डजंट डिफाइन यू, सो यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन। नंबर्स मैटर बट टू सम एक्सटेंट, सो नीड टू कीप नंबर्स ऑन द नंबर साइड एंड योर पर्सनैलिटी ऑन अ सेपरेट साइड। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया, और माशाल्लाह से इतनी छोटी सी बच्ची इतनी समझदार बातें कर सकती है, ये तो मेरे लिए भी हैरान कुन है। नाज़रीन, मेहनत जो है वो कभी भी आपको पीछे नहीं हटने देती है, वो चाहे थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिले। जैसा कि हमें सबा ने भी बताया कि क्लास में कभी स्टूडेंट्स उनसे अच्छे नंबर भी ले लेते थे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने मेहनत करनी है, और वो मेहनत माशाल्लाह उनको यहाँ तक लेकर आई कि आज वो माशाल्लाह से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर बच्चों में टॉपर्स में शामिल हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, इसी तरह से आप कामयाबी हासिल करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे तो वापस आएंगे तो सेगमेंट्स हम शामिल करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जी सेगमेंट शामिल करें, जिसमें सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है? फरीहा की तरफ चलते हैं। जी फरीहा, बताइए, गर्मी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा आज शहर में, सो दिन भर टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा? बारिश का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल है ना। अगर आज मैं आपको शहर के मौसम से आगाह करूं, शहर की मौसम की सूरत हाल से बताऊं, तो शहर का मौसम का कोई हाल नहीं है, हाल बेहाल हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तो वैसे शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर में तेज़ तपती धूप निकली हुई है। सूरज जो है वो सवा नेज़े पे महसूस किया जा रहा है, जिसके बाद जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तो किया जा रहा है, लेकिन बाहर जो है महसूस किया जा रहा है वो इस तरह महसूस किया जा रहा है कि दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और आज शहर का जो मौसम है वो इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है शहर के दर्जे में मज़ीद इजाफा होने का इम्कानात बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे गर्मी है उसके साथ साथ हब्स भी बहुत ज़्यादा है कि बाहर जो है इस वक्त 1 मिनट भी खड़ा होना मुहाल हो चुका है। आप पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और घबराहट सी महसूस होती है अगर आप थोड़ी देर भी बाहर ओपन खड़े हो जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शहर में इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा तपिश पैदा कर रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ये हवाएं भी आपके चेहरे पे बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस की जा रही हैं। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 63% रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को आज के दिन जो है ख़ास तौर पर एहतियाती तदबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि शहरी तो एक तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, लेकिन अगर घरों से निकलना ज़रूरी है, स्कूल कॉलेज या काम पे जाना है तो अपने आप को फुली कवर्ड रखें, अपने पास गीला कपड़ा रखें ताकि ये तपती गर्मी से कोई बेहोश ना हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। और पानी अपने पास लाजमी रखें ताकि वक्फे से जो है वो पानी पिया जाए और इस मौसम के साथ जो है आप सर्वाइव कर सकें। और साथ ही साथ जहाँ पे शहर में गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, वहीं साथ ही साथ जो है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजमूई तौर पर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 157 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। और साथ ही साथ शहर के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो भी मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कोट लखपत 160 रिकॉर्ड की जा रही है, US कॉन्सर्ट 157, जबकि मारोड 145 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक आज जो है शहर में जो बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं वो 30% बताए जा रहे हैं। अलबत्ता जो शहर के मौसम में कुछ बेहतरी आज दिखाई देगी वो 2 बजे के बाद दिखाई देगी कि 2 बजे के बाद सूरज जो है वो अपना जोर छोड़ेगा और मौसम जो है हल्का सा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल मौसम की आज यही सूरत हाल है कि गर्मी रहेगी और शहरियों को जो है आज धूप को से लड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल को यकीनी बनाए भी रहनी है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो भी शदीद गर्म है, पूरे दिन भी ये बताया जा रहा है। बारिश का भी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, हफ्स की शिद्दत है और गर्मी इसी तरह से आज पूरा दिन रहनी है। थैंक यू फरीहा, आपने मौसम की सूरत हाल बता दीजिए। अगला हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको बता देते हैं अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो कौन कौन से मोबाइल की प्राइसेस क्या। इन्फिनिक्स के आज डिफरेंट मॉडल है मेरे पास। नोट 12 मोबाइल है 6GB 38,499 रुपीज़। अच्छा जी, नोट 11 मोबाइल है इन्फिनिक्स का, इसकी कीमत मैं आपको बता देती हूँ जी 35,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इन्फिनिक्स नेक्स्ट मोबाइल है, ये इसकी प्राइस है जी 38,999 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास है जी इन्फिनिक्स का ही मोबाइल जिसकी प्राइस है 49,999 रुपीज़, ऑलमोस्ट 50,000। अब हमने आपको बताना है आप पैसे कैसे बचा सकते हैं बचत बाजार। अच्छा जी, बचत आपने करनी है, शॉपिंग भी ज़रूर करनी है, तो ब्रांड्स हैं हमारे पास कुछ यहाँ ऑफ लगी है। पहला ब्रांड चंदन पे आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है जी सिफायर, अप टू 50% ऑफ। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं आउटफिटर्स पर, यहाँ पर भी अप टू 30% ऑफ है। और इसके बाद डाइनर्स पे भी सेल लगी है अप टू 50% ऑफ। और अब आपको अपडेट करेंगे करेंसी रेट से माल के हाल में। जी, तो लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।